ठीक है, तो आज जो चैप्टर हमारा वो कौन सा है, थर्ड चैप्टर करेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। ठीक है, कि जनसंख्या संगठन जो है होता क्या है। तो देखो बेसिकली क्या है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह की जनसंख्या रहती है, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग जेंडर, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यवसाय। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर हम बात करें भारत के अंदर तो हम ये देखेंगे कि जो जनसंख्या है वो अलग अलग रहती है। यानी क्या है, ये अलग अलग जनसंख्या भारत में निवास करती है, जिसमें आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे और व्यवसाय के आधार पे अलग अलग जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो ये अलग अलग जनसंख्या है, अगर हम इन सबका एक साथ अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कि विभिन्न, कह सकते हैं विभिन्न वर्ग या समुदाय या विभिन्न समुदायों का एक साथ अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या संगठन है वो हम किसे कहते हैं। तो देखो क्या है कि एक किसी भी देश की या किसी भी राज्य के अंदर जब, ठीक है, किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर जब अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग लिंग, यानी मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, अलग अलग भाषा, धर्म और व्यवसाय, तो ये क्या है कि विभिन्न समुदाय कह सकते हैं, विभिन्न वर्ग कह सकते हैं, और जब हम इनका एक साथ अध्ययन करते हैं, इन सभी ये जो समुदाय है, इन सभी का जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं, उसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत की जो आयु संगठन है वो क्या होता है, लिंग संगठन क्या होता है, ठीक है, और व्यवसाय जो है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे यार। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंग संगठन से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी कि अलग अलग समुदायों का एक साथ अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, तो देखो अब जनसंख्या संगठन सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट की, तो सबसे पहले आता है हमारा, पहला जो आता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट वो आता है हमारा लिंग संगठन। ठीक है, लिंग संगठन, देखो लिंग संगठन क्या होता है, जनसंख्या का महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में महिलाओं पुरुषों की संख्या का अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें जब लिंग संगठन की बात की जाएगी, तो लिंग संगठन में बेसिकली क्या आएगा हमारा, जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अध्ययन करना। यानी कि जब हम जनसंख्या के अंतर्गत पुरुष और पुरुष के साथ साथ महिलाओं का अध्ययन करते हैं, महिलाओं की संख्या का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिंग संगठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिंग संगठन कहलाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या में महिला और पुरुषों का अध्ययन। अगर हम इसी की बात करें तो देखो, अगर हम अनुपात की बात करें, ठीक है, अगर हम अनुपात की बात करें तो देखो क्या होगा, लिंग अनुपात। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया हमारा कि लिंग संगठन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, लिंग अनुपात क्या होगा। तो लिंग अनुपात का मतलब क्या है, प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये बताया गया है, देखो लिंग संगठन हो गया, यानी कि जनसंख्या में महिला और पुरुषों की संख्या का अध्ययन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपका लिंग संगठन कहलाता है। ठीक है, लिंग अनुपात में क्या हो जाएगा, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो, लिंग अनुपात कहलाता है। क्या कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि जितने पुरुष हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अगर एनएनएस की बात करें भारत में, ठीक है, भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है, चलो मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट कि भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि 1000 जो पुरुष हैं इस पे महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ मुझे कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ठीक है, देखो प्रति हजार अगर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें, एवरेज की बात करें, तो भारत के अंदर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, अभी तक किसी ने राइट आंसर नहीं बताया है, 924, ठीक है, करेक्ट है, 924, 924 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि भारत के अंदर प्रति हजार पुरुषों पे 924 महिलाएं हैं। और अगर हम दो चीजों की और बात करें कि भारत में लिंग अनुपात किस राज्य का सबसे अधिक है और किस राज्य का सबसे कम है। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक और सबसे कम, यानी कि ये बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो देखो केरल जो है इसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, और जो सबसे कम है उसका कमेंट करो मुझे, सबसे कम किस राज्य का है भारत के अंदर, तो वो है आपका हरियाणा का। ठीक है, सबसे अधिक किसका है, केरल का, और सबसे जो कम है वो किसका है, हरियाणा का। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है कि लिंग संगठन क्या होता है, महिला और पुरुषों की संख्या का अध्ययन करना लिंग संगठन कहलाता है। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लिंग अनुपात है वो कब कैसे निकाला जाएगा, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात किस तरीके से बताया जाता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं उसकी संख्या को जब हम बताते हैं तो लिंग अनुपात कहलाता है। फिर भारत में प्रति हजार पुरुषों पे 924 महिलाएं हैं, और भारत में सबसे अधिक जो है किस राज्य का है, तो केरल का, और सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें, ठीक है, देखो विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में, ठीक है, देखो विश्व के अंदर, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात, ठीक है, तो
सबसे अधिक और सबसे कम। तो अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो आपका सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है और सबसे कम किसका है? चलो बताओ फटाफट, मुझे कमेंट करो, जल्दी बताओ कि भारत विश्व के अंदर किसका सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ममता माइक बंद कर अपना। चलो बताओ विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? कमेंट करो जल्दी से, फिर आगे करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? लेटविया का। और सबसे कम? और सबसे कम संयुक्त अरब अमेरिका। ठीक है, तो जो ठीक है, क्या है आपका सबसे अधिक लिंग अनुपात लेटविया और सबसे कम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इनका देखने को मिलता है। ये तो हो गया हमारा लिंग अनुपात के बारे में। ठीक है, अब जो है हम करेंगे इसके बाद जनसंख्या संगठन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आयु संरचना। ठीक है, एक था हमारा लिंग अनुपात के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आयु संरचना के बारे में, कि एज ग्रुप के आधार पे हम जनसंख्या का अध्ययन किस तरीके से करते हैं, किसके आधार पे? एज ग्रुप के आधार पे। ठीक है, तो देखो एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो एज ग्रुप के आधार पे हम जनसंख्या जो है जो जनसंख्या देखने को मिलती है वो एक पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है? पिरामिड। ठीक है, यानी कि आयु संरचना जो है वो हमारी एक पिरामिड की तरह है, पिरामिड के आकार की है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमें एक पिरामिड की तरह आयु संरचना देखने को मिलती है, जिसमें तीन कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यानी कि जो आयु संरचना है हमारी वो क्या है? आयु संरचना का जो पिरामिड है, ठीक है, किसकी कौन सी आकृति का है? तो एक पिरामिड की तरह है विश्व का एज ग्रुप। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो आता है पहला, ये क्या है हमारा? 0 to 15। ठीक है, 0 से 15 वर्ष, जिसको क्या बोलते हैं हम? आश्रित जनसंख्या। ठीक है, यानी कि जो हमारी आयु संरचना है वो जो एक पिरामिड के आकार की है, पिरामिड की तरह है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला है, फर्स्ट फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? 0 से 15 वर्ष का, जिसको हम आश्रित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। आश्रित जनसंख्या क्या होती है? तो देखो आश्रित जनसंख्या का मतलब है, आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या वह जनसंख्या जो अपने विकास कार्य विकास के लिए अपने माता पिता पर आश्रित होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आश्रित जनसंख्या है वह जनसंख्या जो अपने विकास के लिए अपने माता पिता पर आश्रित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या। ये कौन सी होती है? ऐसी जनसंख्या जो अपने विकास के, विकास का मतलब क्या है कि वो खुद से डेवलप नहीं हो सकती, अपनी इच्छाओं की या अपनी आवश्यकताओं की खुद पूर्ति नहीं कर सकती। ठीक है, जो भी उसकी नीड्स है उस नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती, वो डिपेंड रहती है अपनी नीड को पूरा करने के लिए
तो ऐसी जनसंख्या को हम आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी जनसंख्या रखते हैं हम आश्रित में? ऐसी जनसंख्या जो डिपेंड है किसी और के ऊपर, ठीक है, निर्भर है वो अपने विकास के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगर वो किसी पे डिपेंड है तो वो आश्रित जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है, मैं ठीक है, तो ये मैंने बताया तुम्हें आश्रित जनसंख्या के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है सेकंड, जो सेकंड है हमारा, सेकंड जो वर्ग है, ठीक है, दूसरा ये आता है हमारा 16 टू 59 वर्ष। ठीक है, पहला आता हमारा ये 0 से 15 वर्ष के, ठीक है, उसके बाद आता है 16 से 59 वर्ष। इस वर्ष, इस जो एज ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। देखो कार्यशील जनसंख्या यानी कि पहले वाले को बोलते हैं हम आश्रित जनसंख्या, दूसरे वाले को बोलते हैं हम कार्यशील जनसंख्या। देखो कार्यशील जनसंख्या होती क्या है, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का मतलब है, क्या होती है कार्यशील जनसंख्या? तो वह जनसंख्या जो अपनी आवश्यकताओं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जो आपका कार्यशील जनसंख्या है वो कौन सी जनसंख्या होगी? ऐसी जनसंख्या जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करती है, मीन्स यानी कि जो भी उसकी नीड्स है, ठीक है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए अगर वह कोई काम कर रही है, कोई वर्क कर रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यशील वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्रुप हो गए। इसके बाद हम तीसरे ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, देखो जो तीसरा ग्रुप है, ठीक है, तीसरा ग्रुप जो थर्ड स्टेज है, थर्ड, ये जो स्टेज होती है थर्ड स्टेज, ये आती है आपकी 60 प्लस आयु वर्ग। यानी कि जो 60 से ऊपर के हैं या 59 से ऊपर के जो हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, थर्ड ग्रुप में। और ये होती है हमारी दोबारा से आश्रित, ठीक है, आश्रित वर्ग कह सकते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं कि ये जो क्या होती है? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, यानी कि इस एज ग्रुप में ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जिनकी आयु आश्रित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो एज होती है, फर्स्ट एज ग्रुप में, इसमें हमें क्या देखने देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता पर आश्रित, ठीक है, फर्स्ट में क्या होते हैं? माता पिता पर आश्रित होते हैं पहले एज ग्रुप में। ठीक है, थर्ड एज ग्रुप में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो थर्ड एज ग्रुप में जो वृद्ध जो लोग हैं, ठीक है, यानी जो वृद्ध लोग जो है ये अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाता है पहले वाला तीसरे में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने तक से उसकी डेवलपमेंट तक, जब तक उसका विकास नहीं हुआ,
तब तक वो किस पे डिपेंड रहता है, अपने माता पिता पे। जो भी उसको चाहिए होता है, चाहे कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है, या कोई उसको जो उसकी नीड्स है, ठीक है, चाहे वैसे साइकिल चाहिए तो साइकिल भी लेके आए, उसके पास पैसे थोड़ा ना होंगे, साइकिल भी चाहिए होगी तो अपने पेरेंट्स को बोलेगा, ठीक है, पेरेंट्स उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसको देख, क्या माता पिता पूरी करते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेज आ जाती है वृद्धावस्था, उसमें उनकी आजीविका को चलाने के लिए वो अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आयु संरचना का टॉपिक, की जो आयु संरचना है वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी, ठीक है, एक बड़ी बहस कर लेते हैं क्या क्या। देखो, एक पढ़ा हमने जनसंख्या में, जनसंख्या संगठन के अंदर कि जो आपका लिंग अनुपात है वह क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा आयु संरचना के बारे में, ठीक है, कि आयु संरचना क्या होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आयु लिंग पिरामिड। यानी अभी हमने एज लिंग के बारे में पढ़ लिया, हमने एज के बारे में पढ़ लिया, यानी कि आयु और लिंग का जो पिरामिड है वो किस तरीके का होता है। देखो, आयु लिंग पिरामिड का मतलब है कि तीन तरीके का होगा, ठीक है। आयु लिंग पिरामिड जो है वो बेसिकली आपका कितने तरीके का होगा, तीन तरीके से हम आयु लिंग पिरामिड को देख सकते हैं। पहला, जिसको हम बोलेंगे जो आयोडीन पिरामिड है, ठीक है, फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो कौन से जनसंख्या की होती है, कौन से आयोडीन पिरामिड की होती है, जो पहले जो होगी फर्स्ट, ठीक है, वो होगी आपकी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि जिसे हम कहते हैं, जिसमें जनसंख्या बढ़ रही हो, ठीक है। जो दूसरा स्टेज आएगा, जो सेकंड पिरामिड आएगा, ठीक है, जो तीन एक अलग अलग हमें पिरामिड के बारे में बताया गया है, ठीक है, स्थिर आयु लिंग पिरामिड या स्थिर जनसंख्या पिरामिड जिसे कहते हैं, वो लास्ट में आता है, थर्ड जो है वो हास्यमान जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। पहला वृद्धि जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, स्थिर आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड कह सकते हैं इसको। तो ये तीन होते हैं हमारे। पहले में जिसका हम देखने को मिलेगा कि जहां पे जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि हमने क्या किया, आयु लिंग पिरामिड के आधार पे, इसके आधार पे देशों की तीन श्रेणी बनाई, तीन श्रेणी, यानी कह सकते हैं कि विश्व में आयु और लिंग को लेकर हमने जनसंख्या के वितरण को लिए तीन क्षेत्र डिसाइड किए हैं। पहले क्षेत्र में ऐसी जनसंख्याएं आएंगी या ऐसे देश आएंगे जहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। पहले वाले में क्या आएंगे कि ऐसे देश आएंगे जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरा जो आयोडीन पिरामिड होगा वो कैसा होगा, जिसमें जनसंख्या ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, ठीक है, यानी कि स्थिर है, बैलेंस बनकर चल रही है, यानी कि जितने लिंग अनुपात में जो आयु अनुपात है उसमें एक बैलेंस मेंटेन हो रखा है। तो ऐसे देशों की श्रेणी को हम स्थिर आयु पिरामिड या स्थिर जनसंख्या पिरामिड में रखते हैं। थर्ड जो होगा उसमें ऐसी कंट्री आती है जहां पे आसमान जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलेगा, मीन्स यानी कि ऐसे देश जहां की जनसंख्या कम हो रही है। तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, पहला जो है वृद्धि जनसंख्या
पिरामिड, तो इसमें कौन से देश आते हैं जहां की जनसंख्या बढ़ रही है? जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, और ठीक है, बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया, यानी कि जो सिंपल कह सकते हैं कि ऐसे देश जो अनविकसित देश है, ठीक है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे देश हमें वृद्धि जनसंख्या पिरामिड में देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जनसंख्या बढ़ने का जो कारण है वो क्या है कि यहाँ पे जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, ठीक है, यानी कि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने की वजह से हमें इन देशों के अंदर क्या है, जनसंख्या बढ़ती हुई देखने को मिलती है। यहाँ की जनसंख्या के बढ़ने का रीजन जो है वो यही है कि यहाँ का जो जन्म दर है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि जन्म लेने वालों की जो संख्या है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने की वजह से ही यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, एक वृद्धि, ठीक है, वृद्धि जनसंख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो है सेकंड, वो हमारा क्या आता है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। देखो स्थिर जनसंख्या पिरामिड जो है वो हमें किस देश में देखने को मिलता है? तो ये हमें ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है, ठीक है, किसका? ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, क्यों स्थिर है? तो क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर समान है, ठीक है, यानी कि ना तो जन्म दर ज्यादा है ना ही मृत्यु दर ज्यादा है, दोनों में बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। और बैलेंस होने की वजह से ही क्या है कि स्थिर जनसंख्या के अंदर हमें ऐसा पिरामिड देखने को मिलेगा कि जहां पे ना तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही होगी ना ही तेजी से कम हो रही होगी, वहां पे क्या है, बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी। कैसी बैलेंस? यानी जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो बैलेंस की स्थिति वहां पे बनी रहेगी। और अगर हम तीसरे की बात करें, जो तीसरा आता है भाषमान पिरामिड, ठीक है, जो हास्यमान पिरामिड है, यानी कि जहां की जनसंख्या क्या हो रही होगी, कम, ठीक है, जनसंख्या में कमी। अब देखो जनसंख्या में कमी कब आएगी, जनसंख्या में कमी कमी कब आती है, जब जन्म दर कम व मृत्यु दर अधिक हो, ठीक है, यानी कि जब जन्म लेने वालों की संख्या कम हो और मरने वालों की संख्या ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में वहां की जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है, यानी कि वहां की जनसंख्या क्या है, डे बाय डे कम होती नजर आएगी। और ऐसी स्थिति हमें जापान के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पे? जापान में हमें हास्यमान जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारा जनसंख्या संगठन का कॉन्सेप्ट, कि जो जनसंख्या संगठन है उसमें लिंग अनुपात क्या होता है, आयु संरचना क्या होती है, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, ठीक है। तो ये है जनसंख्या संगठन। अब इसका एक और रह जाता है टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं व्यवसायिक संरचना, की व्यवसाय के आधार पे जनसंख्या को किस तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लिंग अनुपात, आयु संरचना और आयु
लिंग पिरामिड। ठीक है, अब जो फोर्थ टॉपिक है वो है आपका व्यावसायिक संरचना। ठीक है, यानी कि व्यवसाय के आधार पे जनसंख्या किस तरीके से बटी हुई है। ठीक है, अब देखो व्यवसायिक संरचना के आधार पे व्यवसायिक संरचना के आधार पर हम जनसंख्या को तीन कैटेगरी में, बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? तीन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक संरचना के आधार पे हम जनसंख्या को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली जनसंख्या वह जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी, प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक संरचना के आधार पर क्या है कि हम जनसंख्या को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली वह जनसंख्या जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी है, मीन्स प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब है वो कृषि करती है, वो खनन करती है, वो मछली पालन करती है। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके अंदर आने वाली जनसंख्या में विश्व में ऐसे वो सभी लोग इस कैटेगरी में आएंगे जो खेती से संबंधित है, खनन करते हैं, मछली पालन करते हैं या फिर आखेट करते हैं। क्या करते हैं? आखेट, शिकार करते हैं। ठीक है, ऐसी जनसंख्या को हम पहली कैटेगरी में रखते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है? जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज से संबंधित है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, हमारी माइनिंग आ जाती है, मछली पालन और शिकार करना, हंटिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आने वाली जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप की जनसंख्या। और ऐसे कई सारे देश हैं, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया जाए तो प्राथमिक क्रियाकलाप की जनसंख्या में कहां देखने को मिलेगी? इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत में लगभग देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं कि 60-70% जो पॉपुलेशन है भारत की, 60 के आसपास, 60 to 70% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हो, खेती करती है, खेती पर आधारित है। ठीक है, तो क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। दूसरा आता है द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, देखो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है आपका? विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग यानी कि जितना भी आपका प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें जो भी गतिविधियां हुई हैं उन गतिविधियों का क्या करना? विनिर्माण करना। विनिर्माण का मतलब क्या है आपका? कि यहाँ पे इन चीजों को पक्के यानी कच्चे माल को पक्का बनाना। ठीक है, विनिर्माण करना। तो ऐसी जनसंख्या जो इंडस्ट्री बेस्ड है, यानी कि जहाँ पे उद्योग जो है वो ज्यादा है या औद्योगिक क्रियाकलाप जहाँ पे ज्यादा होते हैं, वैसी जनसंख्या को हम द्वितीय क्रियाकलाप की जनसंख्या कहते हैं। और ऐसे देश जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, उन देशों को हम द्वितीय क्रियाकलाप की जनसंख्या में रखेंगे, द्वितीय क्रियाकलाप में रखेंगे। तीसरा आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, यानी कि तृतीय व्यवसाय जो आता है वो हमारा क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। अब देखो सेवा क्षेत्र का, ठीक है, क्या है ये? सेवा क्षेत्र है आपका। अब सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं आती है? तो हर प्रकार की सेवाएं, जैसे वकील हो गया, अध्यापक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है सेवा क्षेत्र की। बैंकिंग हो गई, इसमें बैंकिंग,
ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो तीसरे जो जनसंख्या है, तीसरे प्रकार की जनसंख्या, वो कौन सी होती है हमारी? कितने क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें वकील, अध्यापक, परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी कि ऐसी जनसंख्या जो इस कार्य में लगी है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको हम व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत इस थर्ड ग्रुप में रखेंगे। तो ये क्या है आपका कि पूरा जनसंख्या संगठन है कि हम जनसंख्या का जो अध्ययन है ना, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से बांटकर कर सकते हैं। हम लिंग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। हम एज ग्रुप के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप में इतनी पॉपुलेशन रहती है, इस एज ग्रुप में इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतनी पॉपुलेशन आश्रित है और इतनी पॉपुलेशन वर्किंग है, ठीक है, कार्यशील है। आयरन पिरामिड के आधार पर बता सकते हैं हम ये कि इस एज ग्रुप में इतने मेल जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, इस एज ग्रुप में इतनी फीमेल जो है काम नहीं करती, तो उसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड के आधार पे बता सकते हैं कहाँ पे ये बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है और कहाँ पे बैलेंस बने हुए। उसके आधार, उसके बाद क्या है व्यवसाय, यानी उनके कार्य के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कार्य किया जाता है, यानी कितने फीमेल कार्य करती है, कितने मेल कार्य करते हैं, कौन से ऐसे देश है जहाँ पे केवल खेती होती है, धन होता है, कौन से ऐसे देशों की जनसंख्या जो केवल उद्योगों पर निर्भर है, कौन से देशों की ऐसी जनसंख्या जो केवल सेवा क्षेत्र पर डिपेंड है, जहाँ पे केवल सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। तो यही है हमारा जनसंख्या संगठन, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये क्या है। तो इसके अलावा आयु संरचना के बारे में आ जाता है, आयु पिरामिड के बारे में आ जाता है, ठीक है, व्यवसायिक संरचना के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपका यहाँ से एग्जाम के अंदर आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है या फिर 3 नंबर और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये था आपका जनसंख्या संगठन, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? सर ये जो एक क्रिएट आप विनिर्माण आता है